सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की उत्तराखंड यात्रा और विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुर्खियों में। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, एक ऐसा राज्य जो अपने गठन के 25 साल यानी सिल्वर जुबली मना रहा है। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे ने राज्य को विकास की नई दिशा दी है, जहां उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में पेयजल, सिंचाई, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल प्रशिक्षण जैसे कई अहम क्षेत्र शामिल हैं। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। बेहतर कनेक्टिविटी का उत्तराखंड के विकास से गहरा नाता है, इसलिए आज राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रगति पर है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब लगभग तैयार है। गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंदघाट हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास हो चुका है। ये परियोजनाएं उत्तराखंड में विकास को नई गति दे रही हैं। इस पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर केजी सुरेश। डॉक्टर सुरेश, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश, इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को आप किस दृष्टि से देखते हैं? यह राज्य और देश दोनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री का जो उत्तराखंड के प्रति जो स्नेह है वो कभी छुपा नहीं है। जब भी उनको अवसर मिलता है तो वे उत्तराखंड में चले जाते हैं, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो। हिमालय के गोद में उनको बहुत सुकून मिलता है। दिल्ली की व्यस्तताओं के बीच में 1 दर्जन से भी ऊपर वे अपने कार्यकाल में जो है उत्तराखंड जा चुके हैं, देवभूमि में। उनका एक विशेष आकर्षण हमेशा से रहा है और मैं समझता हूं कि रजत जयंती, क्योंकि उत्तराखंड राज्य का भी अगर आपको याद हो, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको नरेंद्र मोदी जी गुरु मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उनके कार्यकाल में ही इस राज्य का गठन हुआ था और तब से लेकर जो है लगातार प्रयास चल रहा है। उत्तराखंड का पूरा जो तस्वीर है वो बदल चुकी है, कायाकल्प हो चुका है। बहुत कुछ बाकी है, ऐसा नहीं है, चुनौतियां हैं, लेकिन उत्तराखंड का हमने वो रूप भी देखा है जब वह उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था और उस वक्त का जो पिछड़ापन और समस्याएं वो भी हमने देखा है और आज हमने विकास की गति भी वहां देखी है। बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास की जरूरत है। अभी दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं और मुझे लगता है कि आज का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक तरह से सौगात कहें, उपहार कहें, जो रजत जयंती में आज वहां प्रस्तुत किया, भेंट किया उत्तराखंड के जनता को, और अपना एक विजन, उनका उत्तराखंड के भविष्य को लेकर एक रोड मैप भी जो है वहां प्रधानमंत्री ने FRI में जो कार्यक्रम हुआ रजत जयंती का, वहां रख के उन्होंने वहां सबके सामने रखा कि किस तरीके से वे विश्व का एक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में वो देखना चाहते हैं। इसका भी उन्होंने अपना एक रूपरेखा वहां प्रस्तुत किया। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री का विजन और आज जो कई नई परियोजनाएं शुरू की है उससे निश्चित ही उत्तराखंड को लाभ होगा और आने वाले दिनों में उत्तराखंड देश के अग्रणी प्रदेशों में इसकी गिनती होगी। वहां के लोग मेहनती है, मेहनतकश हैं और उनके अंदर काबिलियत है, क्षमता है। राज्य के अंदर बहुत क्षमताएं हैं, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, आध्यात्म का क्षेत्र हो या पुरुषार्थ का क्षेत्र हो। तो मैं समझता हूं कि निश्चित ही उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल है। जैसा कि अभी भी आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड का उल्लेख विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में कहा है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। साथियों, उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। यहाँ के मंदिर, आश्रम, ध्यान और योग के सेंटर, इन्हें हम ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। साथियों, देश विदेश से लोग यहाँ वेलनेस के लिए आते हैं। यहाँ की जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक औषधियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। पिछले 25 वर्षों में एरोमेटिक प्लांट्स, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, योग और वेलनेस टूरिज्म में उत्तराखंड ने शानदार प्रगति की है।
प्रधानमंत्री ने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का ऐलान किया है। इस निवेश को आप उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और उसके भावी विकास की दिशा के लिए कितना बड़ा संकेत मानते हैं? निश्चित ही उत्तराखंड को लेकर, चाहे वो चारधाम का एक्सप्रेसवे हो, हाईवे हो, उसको लेकर हुआ हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, और वहां जो अधोसंरचना का विकास, क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट है, वो सरहदी इलाका है, चीन के साथ बॉर्डर है, नेपाल के साथ बॉर्डर है, तो ऐसे क्षेत्र में और दूर दराज के इलाके हैं, लोग अक्सर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से जो है उद्योगीकरण का एक विषय रहा है, लोग बड़े संख्या में पलायन करके दूसरे राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये परियोजनाएं जो आज भी घोषित हुई है, इससे निश्चित ही बहुत लाभ मिलेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तो अभी हम पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है, और यही नहीं, हम देख रहे हैं कि रेल की दिशा में भी काफी काम हुआ है। और ये जो योजनाएं हैं, जैसे देहरादून जो राजधानी है, याद रखें कमिश्नरी का एक मुख्यालय था, वो वहां से वो एक राज्य की राजधानी बनी, तो निश्चित ही वहां परिवर्तन जो है हुआ है। और वहां किस तरीके से, चाहे वो पेयजल की समस्या हो या बिजली का हो या पानी का हो, उसमें कोई कमी ना आए, उसका विकास हो, इस दिशा में भी इन परियोजनाओं से निश्चित ही लाभ होगा। इसी तरह नैनीताल यानी हल्द्वानी, जो एक तरह से वहां आप देखेंगे तो उच्च न्यायालय का जो है पीठ भी वही है, और वहां जो है उससे संबंधित भी विकास की योजनाओं की घोषणा आज हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड के अधोसंरचना को जब आप मजबूत करेंगे तो वहां आप न सिर्फ निवेश के लिए रास्ते खोलेंगे, अपितु वहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए भी आप एक तरह से एक मार्ग सुनिश्चित कर रहे हैं, और निश्चित ही इन योजनाओं से उत्तराखंड को लाभ मिलेगा। जैसा कि पहले भी आपने शुरू में कहा था कि पहले ये बड़े राज्य का हिस्सा था, बल्कि कहें तो उपेक्षित हिस्सा था जी। और अब विकास की ओर बढ़ता हुआ एक अलग राज्य है जो बहुत जिसकी रफ्तार काफी अच्छी है। उसी समय बने हुए अन्य राज्यों के साथ तुलना करें तो उत्तराखंड की रफ्तार काफी अच्छी दिखाई देती है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कुछ आंकड़े प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण दिए, जो मैं समझता हूं कि यहां उल्लेख करना जो है आवश्यक है, और जिसमें किस तरह क्या था उसकी स्थिति और आज क्या है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसका 25 साल पहले बजट मात्र 4,000 करोड़ रुपए था, आज ये बढ़कर 1 लाख करोड़ को पार कर चुका है। बिजली उत्पादन जो है 4 गुना ज्यादा हो गया। इसी तरीके से सड़कों की लंबाई जो है 2 गुनी हो गई। 6 महीने में मात्र 4,000 यात्री हवाई मार्ग से जो है उत्तराखंड जाते थे किसी समय, लेकिन आज जो है सिर्फ एक दिन में 4,000 से ज्यादा मात्र हवाई मार्ग से आते हैं। एक मेडिकल कॉलेज हुआ करती थी तो वहां आज 10 मेडिकल कॉलेज है। तो निश्चित ही हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे जो है अन्य अधोसंरचना का विकास का क्षेत्र हो, बहुत काम हुआ है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि विकास वो एक ऐसा प्रदेश है जहां दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी चट्टानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जहां आपने देखा भूकंप भी हुआ, वहां बादल भी फटे और प्राकृतिक आपदाओं भी लगातार जो है आती रही है। तो इसलिए कई बार बहुत मेहनत से सालों लगा के जो अधोसंरचना तैयार होती है, वो एकाएक एक प्राकृतिक आपदा में उन सबका नुकसान हो जाता है, फिर दोबारा उसको बनाना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि काफी काम हुआ है। और अच्छी बात यह है कि एक डबल इंजन सरकार, जिसकी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में बहुत अच्छा समन्वय है, और जिसके चलते जो है निश्चित ही प्रदेश को लाभ मिलेगा। और यही नहीं, मैं तो ये भी समझता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, जिसमें किसानों को जो है उनका जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, डीबीटी हुआ है, उनका जो फार्म इंश्योरेंस का जो है, मैं समझता हूं कि इसका भी लाभ जो है निश्चित ही वहां के क्षेत्रीय किसानों को अवश्य मिलेगा। जी, आपने डीबीटी की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, एक और जो घोषणा हुई है, जिस तरह से हम देख रहे हैं डैम्स और बाकी चीजों की, पेयजल योजनाओं की, जल सुरक्षा योजनाएं हैं, तो क्या ये पहल पहाड़ी जिलों में पलायन की समस्या और रोजगार के संकट को कम करने में सहायक हो सकती है, जिससे राज्य में रिवर्स माइग्रेशन हो सके? बिल्कुल। देखिए, कौन अपना गांव और अपना कस्बा मोहल्ला छोड़ के जाना चाहता है? मजबूरी में ही लोग व्यक्ति छोड़ता है, अच्छे अवसर के लिए व्यक्ति छोड़ता है। उत्तराखंड के लोग बहुत मेहनती लोग हैं, उनकी डिमांड हर जगह है। तो वे अगर जाते हैं, अपने पहाड़ी इलाके छोड़ के जाते हैं, तो वो इसलिए कि स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, सब अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, रोजगार के अवसर नहीं है इस वजह से। लेकिन अगर वही अवसर वहां उपलब्ध किया जाता है और वहीं सड़कों का विकास होता है, वहीं पेयजल की उपलब्धता है, वहीं शिक्षा का जो है व्यवस्थाएं, मेडिकल कॉलेज है, IITs है,
IIMs है, इस तरीके से जितने भी शिक्षा के जो है बहुत सारे निजी विश्वविद्यालय भी अब वहां खुल गए हैं। सरकारी तो है ही अपनी जगह, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, केंद्रीय और संस्थाएं भी है। अगर उनका विकास होता है तो वहां और ऊपर से अगर रोजगार के भी अवसर बढ़ते हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत इलाके में जहां जो वहां के नहीं है वो भी बार बार जाना चाहते हैं, तो निश्चित ही वहां के स्थानीय लोग क्यों नहीं जाना चाहेंगे। वापस हम परियोजनाओं पर आते हैं तो पेयजल, सिंचाई, ऊर्जा से जुड़ी हुई परियोजनाओं की भी घोषणा हुई है, शहरी ढांचे की है और खेल जैसी परियोजनाएं भी शामिल हैं। आपने अधोसंरचना की बात की, ये सब कुछ वहीं जुड़ा हुआ है। तो इनसे राज्य के बुनियादी ढांचे और दैनिक जीवन में हम आने वाले वर्षों में किस तरह के सुधार की उम्मीद कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जी ने हर राज्य को लेकर उनका एक विजन बड़ा स्पष्ट है। जैसे आपने जो आध्यात्मिक राजधानी की जो बात की, उसमें आयुर्वेद है, क्योंकि ऐसे दुर्लभ जड़ी बूटियां हिमालय के जो हैं वहां से जो है पूरे विश्व में उसकी मांग है। आज भी अगर आप देखेंगे योग की राजधानी मानी जाती है ऋषिकेश, सारे दुनिया भर से पर्यटक वहां जाते हैं। आध्यात्म का केंद्र तो है ही देवभूमि, तो पूरी दुनिया से लोग वहां जाते हैं। अगर इन सबका संगम हो जाए, पर्यटकों के लिए होम स्टेज की प्रधानमंत्री जी ने बात कही, हर गांव में वो व्यवस्था हो, वहां के जो कुटीर उद्योग है उनको बढ़ावा मिले, वहां के जो स्थानीय संस्कृति, स्थानीय लोकगीत, लोक संगीत, इन सब का संवर्धन हो, तो मैं समझता हूं कि कोई नहीं रोक सकता इस बात के लिए कि हर तरह से कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, हवाई मार्ग से आज उत्तराखंड जो है जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर स्थानीय स्तर पर अगर व्यवस्थाएं हुई, पूरा विश्व से जो है, और जहां पूरे विश्व में आज भारतीय अध्यात्म के प्रति, भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति, भारतीय संप्रदायों के प्रति एक पुनर्जागरण, एक पुनर्जागरूकता आज हुई है, जिसके चलते लोगों की उत्सुकता बढ़ी है, विदेशी पर्यटकों की और हमारे अपने जो योग को समझना चाहते हैं बेहतर तरीके से, जो आयुर्वेद की तरफ वापस आना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि अगर वे सब अगर उत्तराखंड को अपना केंद्र बनाते हैं तो निश्चित ही, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि वहां की बुनियादी जो है सहूलियतें वहां प्रदान किया जाए, वरना कोई भी अपना शरीर को कष्ट देकर वहां कोई नहीं जाना चाहेगा। आपको वहां बेहतर सुविधाएं पर्यटकों के लिए भी और स्थानीय लोगों के लिए भी वहां अगर उपलब्ध हो तो निश्चित ही जो है उत्तराखंड का भविष्य बहुत उज्जवल है। और मुझे लगता है कि आज जो भी घोषणाएं हुई है, उद्घाटन हुए हैं जिन भी परियोजनाओं की, उन सब का लाभ जो है इसी दिशा में जो है कार्य करेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं, महिलाओं के खेल और ग्रामीण संपर्क पर खास तौर पर जोर दिया है। आपके अनुसार इस फोकस का सामाजिक और राजनीतिक संदेश क्या है? इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने जिन्होंने विश्व कप जो जीते हैं उनके साथ आपने संवाद किया। महिलाओं को आगे बढ़ाने के, चाहे ऑपरेशन सिंदूर भी रहा हो, उसमें प्रवक्ता के रूप में प्रधानमंत्री ने 2 महिलाओं को खड़ा किया। आपने 26 जनवरी के परेड में आपने देखा है कि परेड कमांडर से लेकर कितने बटालियन जो है महिलाओं के जो है ऑल विमेन परेड जो है हमारे यहाँ हुआ है। तो महिलाओं को हर क्षेत्र में बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री का और भारत सरकार का लगातार प्रयास रहा है, जिसके चलते आज हमारी जो बहनें हैं, आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां वो अपने क्षमता को साबित नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो जोर दे रहे हैं उससे निश्चित ही उत्तराखंड की जो बच्चियां हैं उनको बहुत अवसर मिलेगा। वहां के जो खेल प्रेमी और खेल के प्रति रुचि रखने वाले जो हमारी लड़कियां हैं वो अच्छी तरह खेल पाएंगी, हर खेल कूद में उनका जो है भागीदारी निश्चित होगी। तो मैं समझता हूं कि ये एक महत्वपूर्ण पहल है। उत्तराखंड के 25 साल एक सफर जिसमें संघर्ष भी रहा और उम्मीदें भी रही। प्रधानमंत्री की नई घोषणाओं ने राज्य के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर केजी सुरेश, आज हमारे साथ जुड़ने और अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की उत्तराखंड यात्रा और विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में